नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आयुष्मान हेल्थ लर्न फॉर ऑल में। दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो है दोस्तों 6/3/2023 को जो आयुष्मान ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों एक नई गाइडलाइन, जिसे हम STG भी कहते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो है वो जारी किया गया था 6/3/2023 को। ठीक है दोस्तों, इसमें OPD और IPD के संबंध में कई महत्वपूर्ण जो है न्यू गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो इसी बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे बनाए गए इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो है, उसमें कॉलम नंबर A है दोस्तों फॉर OPD क्लेम बिल रेज्ड बाय इंडिविजुअल ऑब्लिक हॉस्पिटल, यानी OPD क्लेम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इंडिविजुअल के द्वारा, सदस्य के द्वारा या फिर हॉस्पिटल के द्वारा जो रेज किया जाता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, पॉइंट है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस बार जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आई है दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, मतलब इन द सेंस कि बहुत बेनिफिट है इस नए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में। तो दोस्तों, चलते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट हम आपको डिटेल में समझाते जाते हैं कि क्या है इसका गाइडलाइन की में इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स। तो जो नंबर 1 है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि प्रॉपर रेफरल स्लिप फ्रॉम CAPF गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रीटमेंट इन CHS अप्रूव्ड हॉस्पिटल। यानी किसी भी आप CHS अप्रूव्ड हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके लिए रेफरल स्लिप CAPF गवर्नमेंट डॉक्टर का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये तो पहले भी ये मैंडेटरी था कि ये रेफरल होना चाहिए। और रेफरल जो होना चाहिए दोस्तों, उसमें क्या क्या पॉइंट है, ये एक इम्पोर्टेंट इस गाइडलाइन में है दोस्तों, कि अगर ये ना रहे तो शायद हो सकता है कि आपके बिल में क्वेरी आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये 4 पॉइंट है ABCD दोस्तों। तो रेफरल जो है वो इस चीज का ध्यान रखें कि जो हॉस्पिटल है यानी CAPF या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके लेटर हेड पर ही हो, है ना दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें कि उसके लेटर हेड पर ही रेफरल होना चाहिए, जिसमें जो मुख्य कंपोनेंट्स है वो इसमें शामिल होना चाहिए। तो क्या क्या मुख्य कंपोनेंट्स है दोस्तों? जो पहला है दोस्तों कि प्राइमरी डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, यानी जो आपने जब आप रेफर लेने गए तो CAPF या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा आपको जांच करने पर क्या प्राइमरी डायग्नोसिस उनको मिला, और तो उस बारे में वहां पर मेंशन होना चाहिए आपके रेफरल स्लिप पर। दूसरा है दोस्तों कि किस पर्पज से आप रेफरल चाहते हैं, जिसमें शामिल है दोस्तों कि टाइप ऑफ स्पेशलिटी, आप किस स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, मतलब किस स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, और क्या क्या प्रोसीजर आपको क्या बोलते हैं, अगर कोई प्रोसीजर है उसमें कोई सर्जरी वगैरह है तो उस प्रोसीजर का, और क्या जो भी आपको इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है वो इन्वेस्टिगेशन उस रेफरल पर मेंशन होना चाहिए। एक ये तीसरा है दोस्तों, ये पहले भी था कि डेट ऑफ रेफरल, यानी कि रेफरल का जो वैलिडिटी है दोस्तों वो 1 मंथ या 3 विजिट तक ही आपका रहेगा। उसके अलावा दोस्तों साइन ऑन स्टैंप जो है, वो जो रेफर कर रहे हैं डॉक्टर, उनका साइन और स्टैंप होना चाहिए। ठीक है, और अगर डॉक्टर का स्टैंप नहीं है, स्टैंप जो है रेफरिंग डॉक्टर का नहीं है, तो हॉस्पिटल का स्टैंप भी जो है, हॉस्पिटल का स्टैंप जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है दोस्तों। शोइंग नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें जो है नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए डॉक्टर का। तो ये एक्सेप्टेबल मतलब स्टैंप, अगर आपका जो है CAPF या गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा रेफर है दोस्तों, तो उसमें हॉस्पिटल का भी स्टैंप एक्सेप्टेबल है, और CAPF और CHS हॉस्पिटल में के केस में जो है नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी ना हो तो भी चलेगा, बट स्टैंप होना चाहिए।
जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये जो आपका पॉइंट था दोस्तों, ये रेफर के बारे में पॉइंट था कि जो आप रेफरल स्लिप लेते हैं उसमें क्या क्या आपको मेन जो है इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन होनी चाहिए आपके रेफरल पे। ये एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन था दोस्तों। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये भी रेफरल से ही रिलेटेड है, बट ये सब जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2 नंबर पॉइंट है। इसमें आप देख लीजिए कि रेफरल फॉर ट्रीटमेंट इन ABPMJY दोस्तों हॉस्पिटल्स दोस्तों वो हुआ जो आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल है, ठीक है दोस्तों। तो रेफरल फ्रॉम ABPMJY हॉस्पिटल विल बी मैंडेटरी ओनली फॉर सर्विंग फोर्स पर्सनल ऑन ड्यूटी, यानी कि दोस्तों जो ऑन ड्यूटी फोर्स पर्सनल है, जो फोर्स के पर्सनल है, उनके लिए रेफरल जो है वो मैंडेटरी है अभी भी, ठीक है दोस्तों। बट हाउएवर रेफरल विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट इन ABPMJY हॉस्पिटल फॉर डिपेंडेंट्स, यानी कि आपके जितने भी डिपेंडेंट्स के कार्ड बने हैं दोस्तों, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके जो कार्ड बने हैं उनके लिए रेफर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहां के लिए आवश्यकता नहीं है? सिर्फ आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल में, यानी कि जो भी आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल है दोस्तों, उसमें अगर आप किसी अपने डिपेंडेंट का ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके लिए अब रेफर की आवश्यकता नहीं है। रेफरल विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट के लिए जो है वो रेफरल की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आप रेफरल को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। इससे हमारे बहुत बल सदस्य जो है वो परेशान हो रहे थे कि फैमिली को लेकर के जाना रेफरल के लिए इतना दूर अगर CPF हॉस्पिटल है तो ये एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आगे और भी पॉइंट्स हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, आप एक एक पॉइंट देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक भी पॉइंट अगर आपका छूट गया तो उस पॉइंट पे अगर आपकी क्वेरी रेज हो जाएगी तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो दोस्तों ये पॉइंट बाय पॉइंट मैं बता रहा हूं, तो इसको आप बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यान से सुने। CPD के बारे में है ये दोस्तों। CPD चेक करेंगे कि जो आपका पेशेंट नेम है वो इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए, और आयुष्मान CPF जो ID कार्ड है दोस्तों उस पे भी सेम नेम होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप बिल बनवाते हैं, आप दवाई खरीदते हैं, या जो भी इनवॉइस आप बनवाते हैं हॉस्पिटल से, उस पे आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि नेम बिल्कुल जो आपके PMJY ID में है, यानी आयुष्मान CPF ID में है, वही नाम आपके बिल में भी होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। तो हो सकता है अगर आपका ये चेंज हुआ रहा या थोड़ा भी नाम में मिस्टेक रहा तो आपके बिल में क्वेरी आ सकती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसमें सब पॉइंट पहला है दोस्तों कि once patient is refer for OPD treatment beneficiary can buy medicine from any registered pharmacy, यानी कि एक बार अगर पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है OPD ट्रीटमेंट के लिए, तो वो मेडिसिन कहीं भी किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी से, है ना दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड फार्मेसी से ही आपको मेडिसिन खरीदनी है, ठीक है दोस्तों। परचेजिंग मेडिसिन फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि जो पहले ये मैंडेटरी के कॉलम में था दोस्तों कि इन हाउस फार्मेसी, यानी जिस हॉस्पिटल से आपने ट्रीटमेंट लिया है उसी हॉस्पिटल से आपको दवाई खरीदनी है, वो अब मैंडेटरी नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी स्टोर से आप दवाई खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों कि आप जो है अब आप किसी भी इन हाउस मतलब आउटसाइड फार्मेसी स्टोर से भी खरीद सकते हैं। बट इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों कि जो भी आप मेडिसिन स्लिप बनवाएं तो ये आप हैंड रिटेन मेडिसिन स्लिप ना बनवाएं, जो भी आप कंप्यूटराइज मेडिसिन स्लिप होना चाहिए।
द बिल विल बी प्रोसेस्ड एज पर इनवॉइस सबमिटेड, यानी कि जिस प्रकार का आप इनवॉइस डालेंगे उस हिसाब से जो है आपका बिल प्रोसेस होगा। इन केस ऑफ MRP मेडिसिन मेंशन्ड इन इनवॉइस देन इट इज इंश्योर्ड दैट द अप्रूव अमाउंट इज नॉट, यानी कि जो आपका बिल आप जो मेंशन करेंगे दोस्तों बिल में और आपके क्लेम में जो है वो रेट बराबर होना चाहिए। मेडिसिन इन्वेस्टिगेशंस कंसल्टेशन फी बिल शुड बी ऑफ विद इन द रेफरल पीरियड ओनली, आई 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर का ही आपका मेडिसिन इन्वेस्टिगेशन या कंसल्टेशन या बिल जो भी बिल है दोस्तों वो आपके रेफर से 30 दिन के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिन परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी ये एक बड़ा क्वेरी जो था दोस्तों वो आता था कि मेडिसिन आपने बाहर से खरीदा है तो आप नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट लगाइए, बट अब जो है नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप आउटसाइड से मेडिसिन खरीद सकते हैं। बट फिर मैं अगेन कह रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखें दोस्तों जो बिल है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें दूसरा सब पॉइंट है दोस्तों कि नो फ्रेश रेफरल to get cashless investigation is required once a proper referral has been given which is valid for 30 days. However, the sanctioner will check whether the investigation done are really required within the valid period. दोस्तों अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको कोई नया इन्वेस्टिगेशंस के लिए बोल देता है तो कैशलेस के लिए नया फ्रेश रेफरल की आवश्यकता नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि ये हॉस्पिटल जो जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो हॉस्पिटल अथॉरिटी मानता है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अगर नहीं मानता है तो आप रेफर करा लीजिए जा करके, बट अगर मान जाता है तो वेल एंड गुड। दोस्तों अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। इफ द स्पेशलिस्ट यानी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है CHS अप्रूव्ड हॉस्पिटल का सम अदर इन्वेस्टिगेशन देन अनदर रेफरल इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर कोई नया इन्वेस्टिगेशंस या जांच आपका जहां पर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं अगर कुछ नया लिख देता है तो आपको रेफरल की आवश्यकता नहीं है। आप पैसा अगर आपका हॉस्पिटल इस केस में इस वाले केस में दोस्तों अगर हॉस्पिटल एग्री नहीं होता है तो आप पैसा लगा करके उसको आप विद इन पीरियड जो है आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं कैश दे करके, बट वो आपका क्लेम मतलब हो जाएगा। तो आप जो है TMS के थ्रू आप क्लेम करेंगे तो वो आपका क्लेम हो जाएगा। फॉर स्पेसिफाइड फिजियोथेरेपी प्रोसीजर, ये फिजियोथेरेपी प्रोसीजर के लिए दोस्तों कि आपने अगर एक बार फिजियोथेरेपी के लिए रेफर ले लिया तो 30 दिन तक आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। 30 दिन के बाद आपको बियॉन्ड दैट न्यू रेफरल यानी 30 दिन के बाद आपको नया रेफरल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और इस चीज का ध्यान रखें कि जो आपका फिजियोथेरेपी हो रहा है वो CGHS अप्लीकेबल रेट में ही हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। इन केस ऑफ क्लेम ऑफ बियॉन्ड ऑथराइज्ड अमाउंट इफ क्लेम फॉर नॉन कंज्यूमेबल नॉन पेएबल आइटम सच केसेस शुड नॉट बी रिजेक्टेड आउट राइटली बाय CPD। दोस्तों आप जब भी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो OPD केस में बैंडेज वगैरह का या कुछ वैसा ट्रीटमेंट होता है, ग्लव्स मास्क इन सब का पैसा जो है वो क्लेम नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें एक CPD के लिए ये वो है कि ऐसी केस में जो है CPD बिल को रिजेक्ट कर देता था, बट अब यह है कि CPD उस बिल को रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे विल एग्जामिन ऑन द केस टू केस बेसिस कीपिंग रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एसेंशियल आइटम और CHS गाइडलाइन। तो दोस्तों अगर उस नॉन कंज्यूमेबल आइटम की आवश्यकता है जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है दोस्तों वो एग्जामिन करेंगे आपके केस के बारे में। अगर उस केस में उस सामान की आवश्यकता है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो आपका अप्रूव अमाउंट जो है वो अप्रूव कर सकते हैं। ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी को पावर दिया गया है कि वो इस चीज के बारे में एग्जामिन करेंगे, ठीक है दोस्तों। जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि प्रिस्क्रिप्शन स्लिप या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेडिसिन GST बिल एज पर CHS रेट। ये तो दोस्तों आपको पहले भी पता होगा कि कोई भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं चाहे जांच कराते हैं या मेडिसिन
जो भी है वो जीएसटी बिल होना चाहिए। उसके अलावा जो है सभी जो है आपका ट्रीटमेंट जो है वो सीजीएचएस रेट में ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम बाय इंडिविजुअल इंस्टीड ऑफ क्वायरिंग रिजेक्टिंग द क्लेम, ये दोस्तों कभी कभी क्लैरिफिकेशन मांगा जाता था कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आप अमाउंट मिसमैच हो रहा है उसको लेकर के आप जो है क्लैरिफिकेशन दीजिए सीपीडी के द्वारा। बट अब ये सीपीडी को गाइडलाइन दिया गया है कि क्लेम उसको जो है क्लेम को इंस्टीड ऑफ क्वायरिंग रिजेक्टिंग द क्लेम, यानी कि उस पर क्वायरी भी नहीं डालना है और रिजेक्ट भी नहीं करना उस बिल को, बल्कि उसको जो है सीपीडी जो है उस पैसे को कटौती करके यानी रिस्ट्रेच करके जो है सीजीएचएस रेट या पैकेज में प्रोसेस करे क्लेम को, ना कि क्वायरी डाले और ना ही रिजेक्ट करे। दोस्तों इस सब केस में जैसे कोई आपका बिल मिसमैच हो गया, अमाउंट कम ज्यादा हो गया, तो उस केस में अब आपको सीपीडी के द्वारा जो है बिल को क्वेरी या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उस अमाउंट को डिडक्ट करके आपके बिल को सीधा सीएचएस रेट में या पैकेज रेट में आपको प्रोसेस कर दिया जाएगा। जो 7वां पॉइंट है दोस्तों, ये सीपीडी को है कि सीएचएस पैकेज रेट या इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीजीएचएस रेट में हो वो चेक करना है। ठीक है दोस्तों, ये 7 पॉइंट है दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में आईपीडी के ऊपर आएंगे। ये हॉस्पिटल का दोस्तों, हॉस्पिटल का नहीं बल्कि हम आईपीडी बिल्स रेज्ड बाय इंडिविजुअल का हम जो है चर्चा करेंगे, इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं इस एसटीजी यानी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो गाइडलाइन है दोस्तों, इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।